और कोटद्वार में सतपुली के नयार नदी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई है। पैर फिसलने से 24 साल की सरोज और 15 साल की अदिति नदी में डूबी और दगलेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने दोनों लड़कियां गई थी और तभी पैर फिसलने से दोनों लड़कियां जो कि नदी में डूबने लगी और उसके बाद दोनों की मौत हो गई। वहीं दोनों का शव घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर मिला है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राजधानी देहरादून से सटे डोईवाला में सोमवार को एक पागल घोड़े ने जमकर उत्पात मचाया। घोड़े ने आसपास रहने वाले लोगों को दांतों से काटा और कई लोगों को घोड़े ने दुलत्ती भी मारी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने घोड़े को पकड़कर उस पर पत्थर बरसाए, लाठियां भांजी। बाद में घोड़े को इलाज के लिए भेजा गया। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उसे कौन सी बीमारी है ये समझ पाना और कहना मुश्किल है, लिहाजा उसे 10 से 15 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। उसकी बीमारी की जांच की जा रही है। पर मुझे सभी के द्वारा बताया गया है कि घोड़े ने काफ़ी लोगों के ऊपर अटैक किया है, सीवियरली अटैक भी किया है। लेकिन अभी घोड़े को देखने से ऐसे किसी भी बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अभी ये कहा नहीं जा सकता कि घोड़ा किस रोग से ग्रसित है। इसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। और सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बड़ी बैठक की और वर्चुअली ये बैठक हुई। ड्रग ट्रैफिकिंग और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, जिसमें सीएम धामी वर्चुअली जुड़े और इस मीटिंग में 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया और युद्ध स्तर पर ड्रग ट्रैफिकिंग के अभियान के खिलाफ ये चलाया जा रहा है अभियान। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए एक बड़ा लक्ष्य यहां पर निर्धारित किया गया है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाया जाएगा। देहरादून में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों से जुड़े कागजात में भारी गड़बड़ी पाए जाने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद गंभीरता से लिया। मामले में एसआईटी जांच बिठाने के बाद आज मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को लगातार सब रजिस्ट्रार कार्यालय में गड़बड़ी की जानकारी मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग करप्शन कर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, सरकार उन्हें ठीक करने का काम करेगी। समय समय पर लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, रजिस्ट्री का रूम है, वहां पर छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई हम कोताही भ्रष्टाचार को लेकर, कोई माफियागिरी को लेकर, इस प्रकार का जो तंत्र जो समाज के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कहूं कि ऐसा माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, शांतिप्रिय लोगों को परेशान करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। अब खबर देहरादून से है। 2016 स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में फैसला सुनाया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी वॉइस सैंपल लिए जाएंगे, जिसकी तिथि सीबीआई जारी करेगी। साथ ही 2 मौजूदा विधायक मदन बिष्ट ने उमेश कुमार, जो कि संवैधानिक पद पर हैं, जिनके लिए नोटिस जारी किया गया है। और बारिश के ऐप को लेकर विवादों में आए मंत्री धन सिंह फिर सवालों में घिर गए हैं। बारिश के ऐप पर व्यंग लिखने वाले टीचर पर जो एक्शन हुआ है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक और विपक्ष विरोध में है तो बहस आचरण और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी अब शुरू हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज्यादा कर सकते हैं। जरूरत के मुताबिक बारिश करने और बादल हटाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल दुनिया भर में होता है, पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बारिश के ऐप की बात कर विवादों में घिर गए थे। अब जब बारिश के उसी ऐप पर टीचर मुकेश बहुगुणा ने ऐसा व्यंग लिखा तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सैलरी रोककर जांच के आदेश दे दिए। मुकेश बहुगुणा की बात आपको सुनाएं, इससे पहले उन्होंने अपने व्यंग में क्या लिखा ये आप जान लीजिए।
बारिश में स्कूल की बार बार छुट्टी होने पर मुकेश बहुगुणा ने लिखा, नासा के शिक्षा अधिकारियों और सत्यनाशा के प्रशासनिक अधिकारियों की एक साझा शोध में साबित किया गया है कि बारिश रोकने के लिए धनसिंह ऐप के बजाय स्कूल की छुट्टी का परमादेश ज्यादा असरकारी रहता है। वहीं बादल की फोटो के साथ कैप्शन लाइन लिखी, बादलों को इधर से उधर ले जाने की सस्ती, मजबूत और टिकाऊ तकनीक। राजनीति विज्ञान के टीचर मुकेश का कहना है कि उन्होंने जो लिखा सही लिखा, किसी की भावनाएं आहत करने के लिए कुछ नहीं लिखा। 7-8 दिन पहले मैंने एक व्यंग लिखा था जिसमें मैंने किसी काल्पनिक धनसिंह ऐप का जिक्र किया था। तो उस व्यंग को लेकर के कोई समाज सेवक इतना भड़के कि उन्होंने मेरी शिकायत कर दी और हमारे सीओ साहब ने उस पर जांच बिठा दी। और मैंने सुना है कि मुझे आज अखबार के माध्यम से मुझे पता चला है कि मुझे दोषी माना जा रहा है और मुझे मेरे खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की गई है। पौड़ी जिले के शिक्षक मुकेश पर विभाग बड़े एक्शन की तैयारी में है, पर सोशल मीडिया पर आम लोगों और शिक्षकों का मुकेश को खुलकर समर्थन मिल रहा है। वहीं बहस और राजनीति इस बात पर शुरू हो गई है कि क्या एक शिक्षक को अपने विचार रखने की आजादी नहीं है या ये सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली का उल्लंघन है। जो भी उनके सामने आएगा उस स्तर पर उनकी कार्रवाई की जा रही होगी। लेकिन चाहे कोई भी सरकारी व्यक्ति हो, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, उसकी एक आचरण नियमावली होती है। उस नियमावली के तहत ही हर एक व्यक्ति को उसका पालन करना होता है। में कहीं जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो सर्विस रूल है, वो वायलेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए। अपनी आलोचना, भाई हम अपनी तारीफ और अपनी जिंदाबाद कैसे सुनते रहेंगे? अपनी आलोचना भी सुननी चाहिए, अपनी निंदा भी सुननी चाहिए। मुकेश बहुगुणा का करियर एयरफोर्स से शुरू हुआ और अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, पर बारिश के ऐप पर लिखे व्यंग से अब नौकरी पर ही तलवार लटक रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से विशाल गर्ग की रिपोर्ट। हरिद्वार के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं राहत और बचाव के लिए सेना के जवान उतारे गए। राहत बचाव काम में सेना के जवान लगाए गए हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 93 जवान लगाए गए। लक्सर में 79 जवान तैनात किए गए। इसके साथ ही हरिद्वार, रुड़की में 7 जवान तैनात किए गए। हरिद्वार, रुड़की में आई बाढ़ का नैनीताल हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। कोर्ट ने सरकार और नगरपालिका समेत अन्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने एसडीएम रुड़की और नगरपालिका को निर्देश जारी किया कि जो भी समस्या वहां आ रही है उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बाढ़ के बाद बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है, उस पर भी पालिका को दवा छिड़काव के साथ ही साफ सफाई को भी कहा गया है। हरिद्वार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने हरिद्वार जिले में आई बाढ़ को मेड बताते हुए प्रशासन और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते तटबंधों की मरम्मत की जाती तो ये नौबत नहीं आती। वहीं हरीश रावत ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजे की रकम बढ़ाकर जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग भी की। तो वहीं हरीश रावत ने जिले के प्रभारी मंत्री के गायब रहने पर भी सवाल उठाए। और ये जो आपदा है उसका 3 हिस्सा हरिद्वार में जो है वो मैन मेड लगता है, 1/4 हिस्सा प्राकृतिक लगता है। मैन मेड इस मामले में सौलानी बंदा और गंगा के बंदे की देखरेख नहीं हुई है, उनको टूटने दिया गया है। केदारनाथ धाम में मंदिर और मंदिर परिसर में मोबाइल से फोटो खींचने पर अब बैन लगा दिया गया है और इसके लिए पूरे मंदिर परिसर में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाई गई है। हालांकि ये लागू कैसे होगा, अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी के दौरों के बाद केदारनाथ धाम का क्रेज लोगों में बढ़ता ही जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ऐसे में फोटो वीडियोस का भी चलन बढ़ा। तरह तरह की रील बाबा के धाम में बनने लगी, तो वहीं गर्भगृह की तस्वीर भी पहली बार लोगों ने देखी।
प्रेमी जोड़े का मांग भरना और प्रपोज करने का वीडियो वायरल हुआ तो मंदिर में फोटो खींचने पर बैन लगा दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है। साधु संतों ने इसे अच्छा कदम बताया है तो हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि अन्य तीर्थों में भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और हमें चाहते कि इस कानून की, इस घोषणा की सख्त से पालन भी होनी चाहिए और साथ साथ में बद्रीनाथ मंदिर में गंगोत्री, यमुनोत्री जो हमारे बड़े मंदिर हैं वहां पर भी इस परंपरा को कायम रखना चाहिए। केदारनाथ धाम में फिलहाल सिर्फ नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। इस पर पूरी तरह रोक लगाने का कोई सिस्टम यहाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मंदिर और मंदिर परिसर में फोटोशूट पर प्रतिबंध कितना कारगर हो पाएगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और श्रावण मास के पहले सोमवार को रुद्रप्रयाग जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। खासतौर पर केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम केदारनाथ में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके साथ ही जिले के कोटेश्वर सिद्धपीठ सहित सभी शिवालयों में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। भक्तों ने भोलेनाथ से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। देहरादून में बीजेपी ऑफिस की विवादित जमीन पर बीजेपी युवा मोर्चा ने 151 वृक्षों का रोपण किया, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। इस जमीन का मामला अभी कोर्ट में है क्योंकि ये चाय बोर्ड की जमीन है, लिहाजा कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यहां पर वृक्षारोपण प्लानिंग के तहत किया गया ताकि जमीन पर कब्जा किया जा सके। वहीं बीजेपी ने इसे नकार दिया है और कहा कि हरेला के दिन कहीं पर भी पौधा लगाया जा सकता है। लेकिन नियत अभी भी डगमगाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए आज वहां पर वृक्षारोपण कर दिया। भाई, आप वृक्षारोपण उस जमीन पर, जिस जमीन के मामले में न्यायालय में मामला है और उसमें ये सिद्ध हो चुका है कि वो सीलिंग की जमीन है, सरकार भी निहित है, आपने गलत तरीके से उसको खरीदा था। नहीं, वृक्षारोपण कार्य करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायालय का जो भी आदेश हुआ है उसका सम्मान करती है और उस पर न्यायालय ने जो आदेश किया उसका पालन कर रहे हैं। टमाटर के किसान को शायद अंदाजा नहीं होगा कि टमाटर पर कैसी सियासत हो रही है। देहरादून में कृषि विभाग की कीमत कंट्रोल करने की कोशिश फेल हो गई है और टमाटर की वजह से दुकानदारों को ग्राहकों के ताने तक सुनने पड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी देहरादून की मंडी में जो टमाटर 70 रुपए बिक रहा है वो बाजार में 110 रुपए से ज्यादा नहीं बिकना चाहिए। शनिवार को मंडी पहुंचकर ये बात कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कही। डीएम देहरादून को मार्केट में रेट लिस्ट लगाने के ऑर्डर दिए गए, पर लिस्ट कहीं नहीं दिख रही। टमाटर अब भी 160 रुपए से 200 रुपए किलो तक बिक रहा है, पर मंत्री जी की बात ने दुकानदारों को परेशान कर दिया है। मार्केट में सब्जी बेचने वालों का कहना है कि 70 रुपए वाला टमाटर हरा और सड़ा हुआ निकल रहा है, जबकि हाई क्वालिटी का टमाटर मंडी में ही 140 रुपए के भाव पड़ रहा है। हम लोग मर रहे हैं। तीसरे चौथे दिन 2000 का टमाटर लाया, हमने 15 किलो नहीं बेचा, सारा सड़ा हुआ था, फेंक दिया। 4500 का नुकसान सहा हमने एक दिन में। तो वहाँ तो टमाटर बढ़िया ही नहीं रहा। पब्लिक भी आके लड़ रही है हमसे, कह रही है 50 रुपए 70 रुपए किलो टमाटर कहाँ से देंगे बताओ। झूठे ऐसे कह रहे हो लोग, सड़ा हुआ टमाटर दे रहे हैं वहाँ बैठा के। देहरादून में टमाटर के दाम लोगों का दम निकाल रहे हैं, पर नैनीताल, कोटद्वार जैसे शहरों में आसपास के इलाकों से टमाटर की सप्लाई से दाम थोड़े कम हैं। देहरादून के मंडी सचिव का कहना है कि सब जगह टीमें बनी हैं और कौन सी दुकान गड़बड़ कर रही है उसका नाम बताएं। वहीं टमाटर के भाव पर कांग्रेस ने भी कृषि विभाग को निशाने पर लिया है। लेकिन फुटकर का रेट हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने ये कहा, जो टीम गठित की है उनको हमने निर्देश दिए गए हैं कि भाई अगर आपको बोल रहा है कि 200 का है तो वो बताए कि किसके यहाँ से आ रहा है करके। अगर वो बेसिकली क्या बोलते हैं कि मंडी से महंगा आ रखा है, तो हमने उनको कह रखा, अपने इंस्पेक्टर को ही कह रखा कि आप उससे ही पूछिए कि किस दुकान से आ रखा। तो वो अगर वो कहेगा उस दुकान में मुझे 80 मिला तो 200 क्यों लेगा करके। फतवा जारी करा है तमाम जिलाधिकारियों के लिए कि रेट इतने से इतने रहने चाहिए, रेट लिस्ट लगनी चाहिए, इतने से ज्यादा नहीं बिकना चाहिए। लेकिन गणेश जोशी को गंभीरता से ले रहा है क्या प्रश्न?
प्रशासन, क्या अधिकारी उनको गंभीरता से लेते भी हैं? क्योंकि आचरण और व्यवहार से ही आप अपने लिए रिस्पेक्ट पाते हैं और सम्मान पाते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनके आदेशों का कहीं भी पालन हो पा रहा है। बात सिर्फ टमाटर के दाम तक सीमित नहीं है। बरसात में लौकी, भिंडी, मटर, गोभी जैसी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मंडियों से लेकर मार्केट तक दाम कंट्रोल करने का काम न विभाग से हो पा रहा है और न ही अफसरों से। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको हालात दिखाते हैं। भारत में इन दिनों टमाटर के दाम आसमान पर हैं और ऐसे में उत्तराखंड में नेपाल से सटे इलाकों के भारतीय नेपाली बाजार का रुख कर रहे हैं। नेपाल का टमाटर भारत के मुकाबले काफी सस्ता तो है ही, साथ ही ये 100% ऑर्गेनिक भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सस्ते की चाह में भारतीयों को नेपाल से डीजल पेट्रोल खरीदते तो अक्सर देखा गया है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि बॉर्डर पर बसे भारतीय टमाटर के लिए नेपाल दौड़ रहे हैं। उत्तराखंड में नेपाल से भारत का 275 किलोमीटर का बॉर्डर सटा है। इस बॉर्डर के दोनों ओर दर्जनों छोटी मोटी मंडियां हैं। इन मंडियों में इन दिनों भारतीय नेपाली टमाटर का जमकर खरीदारी कर रहे हैं। असल में बरसात शुरू होते ही भारत में टमाटर के दाम रातों रात आसमान जा पहुंचे हैं, लेकिन नेपाल में अभी भी टमाटर काफी सस्ता मिल रहा है। धारचूला बाजार में आजकल टमाटर के रेट 150-160 रुपये प्रति किलो हो रहा है, जबकि नेपाल से आए हुए टमाटर 100 रुपये किलो प्रति हमें मिल रहा है। और यहाँ पर बाजार में टमाटर 140-50 रुपये किलो पड़े, तो यहाँ पर मैंने दुकान में पूछा तो यहाँ नेपाल में 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। मैंने सोचा कि ना फायदा उठाया जाए, और मैंने भी यहाँ से कुछ 1-2 किलो टमाटर खरीदे 100 रुपये। महंगाई के दौर में भारतीयों को नेपाल का टमाटर खासा भा रहा है। बॉर्डर पर जहां भारतीय नागरिक नेपाली बाजारों से खरीदारी कर रहे हैं, वहीं नेपाली दुकानदार इस मौके का फायदा भारत में टमाटर बेचकर भी उठा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जहां भारतीय टमाटर के दाम 150 रुपए किलो से अधिक जा पहुंचा है, वहीं नेपाली टमाटर 100 रुपए के भीतर मिल रहा है। सिर्फ धारचूला मंडी में ही नेपाल का 10 क्विंटल टमाटर एक दिन में बिक रहा है। नेपाली दुकानदारों का कहना है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां थोड़ा ढील दें तो ये बिक्री और अधिक बढ़ जाएगी। 10 कुंटल के आसपास में आजकल टमाटर आ रहा है। एसएससी का थोड़ा रोक थोक के कारण भारत जाने में प्रतिबंध कर रखा है। ये प्रतिबंध हटा देने पर और अधिक उत्पादन होकर और बाजार में सस्ता से सस्ता माल उपलब्ध होगा। रेट परिवर्तन होता रहता है। आज का रेट जो है 75 रुपया प्रति किलो का रेट है। नेपाली टमाटर भारत के मुकाबले काफी सस्ता तो है ही, साथ ही ये पूरी तरह ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक होने के कारण ये टमाटर जहां स्वाद में बेहतरीन है, वहीं आसानी से गल भी जाता है। ऐसे में नेपाली टमाटर की मांग इन दिनों भारत में जमकर हो रही है। नेपाली टमाटर की ये मांग भारत में तब तक जारी रहेगी जब तक भारत का टमाटर सस्ता नहीं होता। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। कुमाऊं के साथ गढ़वाल में भी कई जगह पर हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। अब आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ में हरेला मनाया गया। अल्मोड़ा में हरियाली के प्रतीक के रूप में 7 अनाजों को काटा गया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया और नैनीताल में 10 दिन की देखरेख के बाद में हरेला काटा गया और भगवान पर भोग लगाने के साथ ही बड़ों ने बच्चों का आशीर्वाद लिया। उत्तरकाशी में हरेला पर्व पर निम और साथ ही डांग गांव के जंगलों में वन विभाग, जिला प्रशासन ने पौधों का रोपण किया।